आज हम बात करेंगे कि खाड़ी देशों में किस तरीके से युद्ध चल रहा है और अभी इस वक्त अमेरिका, ईरान और इजराइल, लेबनान में क्या स्थिति। खाड़ी देशों में छिड़े इस बारूदी महासंग्राम के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य चेतावनियों ने पूरे परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खाड़ी में हाहाकार। अमेरिका, ईरान और इजराइल के त्रिकोण में फंसा पश्चिम एशिया अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर एक भी गलत कदम पूरे विश्व को तबाही में झोंक सकती है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी और गंभीर खबर खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के मंच से आ रही है। कुवैत और बहरीन पर हुए ईरानी हमलों के बाद जीसीसी ने ईरान के खिलाफ बेहद ही आक्रामक और सख्त रुख अपनाया। जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी ने इस हमलों को लेकर कायराना बताते हुए कहा है कि ईरान लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो खाड़ी देशों की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में आरोप लगाया है कि ईरान के ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का सरेआम उल्लंघन है। अब इसके बीच कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे शक्तिशाली देशों के इस संगठन ने अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ईरान के खिलाफ सख्त से सख्त रुख अपनाने की मांग कर दी है। लेकिन इस कूटनीतिक भूचाल के बीच वॉशिंगटन से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बेहद ही चौंकाने वाला और बड़ा बयान सामने आया। वो बयान क्या है, सुनिए। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ की जा रही इस भीषण सैन्य कार्रवाई का फैसला उनका खुद का था। उन्होंने उन तमाम कयासों और दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उन्हें उकसाया और उकसाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला किया है। इन सारे दावों को ट्रंप ने ठुकरा दिया। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें किसी भी तरह से बहकाया नहीं गया है, यह हमला करना उनका खुद का फैसला था। इसी के साथ ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक दावा भी किया। दावा क्या है, समझिए। उनके प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जमीनी हकीकत इस वक्त बेहद ही डरावनी और हताहतों के आंकड़ों से भरी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुवैत एयरपोर्ट पे हुए ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 63 गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले में कुवैत एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है और वहीं उड़ानें जो थी उनको भी रोक दिया गया है। इस तबाही के बाद तेहरान ने कुवैत और बहरीन को खुली धमकी दे दी है और ये भी कहा है कि अगर किसी भी देश ने अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले के लिए होने दिया तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ट्रंप ने अपने करीबियों से ये तक कह दिया है कि अगर ईरान समर्थित किसी भी हमले में एक भी अमेरिका का सैनिक मारा जाता है तो वो सारे सीजफायर को तुरंत खत्म कर देंगे। इधर इजराइल और लेबनान के मोर्चे पर भी बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों पक्ष सीजफायर को पूरी तरीके से लागू करने पर सहमत हुए हैं। अब इसी के तहत दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह की मौजूदगी को हटाना है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखिए, उत्तरी इजराइल के कफर युवाल में इस पूरे इलाके में संदिग्ध ड्रोन के घुसपैठ के बाद से आज सुबह से ही सायरन बज रहे हैं, अलर्ट वाले सायरन बज रहे हैं। पूरे इलाके में दहशत है। लेबनान की इजरायली सेना की एक कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। हम जानते हैं कि इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह, हुती और हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाए और इस वजह से लेबनान को बार बार निशाना बना रहे हैं। इजराइल ने लोगों को घर खाली करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना पर 13 भीषण पलटवार किया है, यानी कि हमला किया। इस पूरे जंग के पीछे सबसे बड़े खिलाड़ी ईरान ने अब अपनी आखिरी और सबसे अगर हम कहें सख्त शर्त दुनिया के सामने रख दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वॉशिंगटन और तेल अवीव में स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी महासंग्राम तभी खत्म माना जाएगा जब लेबनान में भी युद्ध पूरी तरीके से समाप्त होगा और इजराइल वहां से अपना सेना हटाएगी, सेना को पीछे करेगी। यानी कि जब तक लेबनान शांत नहीं होता तब तक खाड़ी के समंदर और आसमान से मिसाइलें बरसना बंद नहीं होंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का परमाणु समझौता, ये जो दावा चल रहा है, ये हकीकत बनेगा या फिर एक अमेरिकी सैनिक की मौत पूरे क्षेत्र को खाक में मिला देगी। आज इसी पर होगी हमारी सबसे बड़ी निष्पक्ष चर्चा।
इन तमाम दावों के बीच आगे चलकर क्या रास्ते इन देशों के पास बच जाते हैं जो लगातार युद्ध से जूझ रहे हैं? इसमें खास तौर पर इजराइल और लेबनान, इनको देखना जरूरी है। और आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनमें रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल साहब जुड़ गए, पूर्व राजदूत। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। और माथुर सर, आप ही से आज फिर से एक बार शुरुआत होगी। लेबनान एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। अब हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान के बीच में कैसे गलबैयां चलती है, लेकिन ईरान चाहता है कि लेबनान पर हमले बंद हो, इजराइल नहीं चाहता कि वो हमले बंद हो, वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। इस बीच अमेरिका के ये जो दावे थे, इनका क्या ये दावे खोखले हैं या अब इजराइल ये बातों को मानेगा? क्या लगता है? जय सुचित्रा, देखिए, कल भी मैं इसी बात का कहने का प्रयास कर रहा था। इजराइल एक ऐसा पूरे संघर्ष के दौरान एक ऐसा देश उभर करके सामने आया है जिसको क्लियर उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है और क्या अचीव करना चाहता है। ये बात बिल्कुल साफ पता है कि अमेरिका कुछ भी कहता रहे, जब तक नेतन्याहू, उनके दो कंपल्शंस हैं सुचित्रा, ये देखने की बात है। मैं अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले वो कंपल्शंस बता देता हूं। एक तो ये है कि वो अपने घर में उनको बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है उनका। इलेक्शंस उनके भी सामने खड़े हुए हैं और इलेक्शंस में उनकी जो उनके हारने की संभावना बनी हुई है, अनलेस वो यहाँ पर कोई सॉलिड विक्ट्री दिखा सकें अपने लोगों को। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के और कई किस्म के, जो कि जैसे ही ये युद्ध समाप्त होगा उनको कहीं ना कहीं खींच करके कोर्ट में या कहीं ले जाया जाएगा। तो उनका ये जो विचार है वो बिल्कुल इस चीज को पूरा आगे बढ़ाते रहेंगे सुचित्रा। और जब तक वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से उस लेवल तक डिग्रेड नहीं कर देंगे जिससे कि वो आने वाले 5-7 दशक तक दोबारा सिर उठा ना सके, वो लड़ाई जारी रखेंगे। दो स्टेटमेंट जो नेतन्याहू के पिछले कुछ दिनों में आए हैं, उनको का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले, उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि अब हमारे को अमेरिका की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने इसको कवर अप ऐसे किया था कि हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हो जाएं अगले 10 वर्षों में, लेकिन हमें अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात उनको, नेतन्याहू को कहीं ना कहीं मालूम है कि कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब अमेरिका की मदद जो है वो आनी शायद बंद हो। उस चीज के लिए भी वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जहां तक सवाल आज की परिस्थिति का है, हिजबुल्लाह पर आक्रमण जारी रहेंगे। समस्या सिर्फ सदर्न लेबनान और उन इलाकों की है जो कि हिजबुल्लाह के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं है। हो सकता है वहां पर हमले कम हो या बंद हो जाएं, लेकिन जो सदर्न लेबनान के हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर हमले लगातार जारी रहेंगे जब तक कि नेतन्याहू को नोशनल विक्ट्री नहीं मिल जाती। ठीक है, लेकिन नेतन्याहू का विजन बिल्कुल क्लियर है, हिजबुल्लाह को खत्म करना। लेकिन समस्या तो यहाँ पर यह है कि अमेरिका ईरान के साथ एक डील कर रहा है और वो डील होते होते रह जा रही है, क्योंकि ईरान चाहता है कि लेबनान पर हमले बंद हो। सिंघल सर, किस तरीके से हम इसको देखें, क्योंकि अब जो हमले हुए हैं उसमें भारतीय की मौत हुई है और ये काफी दुखद है कि अलग अलग देशों में ये युद्ध छिड़ा हुआ है। एक भारतीय जो वहां पर अपना जीवन यापन करने के लिए और अपनी परिस्थितियों से जूझने के लिए दूसरे देश जाता है और वहां पर इस स्थिति में उसकी मृत्यु होती है। ये रिश्तों पर कैसे इंपैक्ट डाल सकती हैं और आने वाले समय में भारत का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि भारत ने स्टैंड क्लियर किया था कि हम अपने भारतीयों की सुरक्षा हर हाल में करेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा दुखद है ये कि भारतीय की, जिसका कोई मतलब नहीं है इस लड़ाई से, ना भारत का मतलब है इससे, क्योंकि कोई डायरेक्ट पार्टी नहीं है। एक भारतीय की उसमें जो कल जो कुवैत में एयरपोर्ट पर हमला हुआ उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और भारत सरकार ने, हमारे जो जॉइंट वो है जनरल जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय रणदीप जायसवाल, कल उन्होंने प्रेस उसमें बोला भी, उन्होंने इसकी निंदा, भारत ने उनके तो उन्होंने निंदा की है कि इसका जो अटैक, सिविलियन पर अटैक है ईरान की तरफ से, वो नहीं होने चाहिए, वो गलत है। और जो भारतीय की, जिसकी ये भारतीय नागरिक की जो मृत्यु हुई है, उसके लिए भी उन्होंने ईरान को उसका जिम्मेवार बताया। तो भारत की कोई, मेरे ख्याल से स्थिति बहुत साफ कर दी गई है सरकारी तौर पे कि भारत किसी भी नागरिक ठिकाने के ऊपर, नागरिकों के ऊपर किसी भी देश के द्वारा हमला, उसकी भारत बर्दाश्त न करता है। तो और जहां तक इस
युद्ध की बात है और पीस की बात है, इसमें जैसा कि अभी जनरल साहब कह रहे थे, तीन मेन प्लेयर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप है, उधर ईरान है, और उधर इजराइल में जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पर्सनल और नेशनल ऑब्जेक्टिव इंटरमिक्स है वहां पे, अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनेटली वट एवर यू कैन नॉट कॉल इट। तो इजराइल के जो जब 2000 जब से लड़ाई चल रही है, पैलेस्टाइन में हो, लेबनान में हो, ईरान में, बराबर इजराइल के प्रधानमंत्री की कोशिश है कि ये लड़ाइयां चलती रहें, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन जो है डोमेस्टिकली स्ट्रांग करनी है। दूसरी तरफ उनको इजराइल को कुछ जेन्युइन खतरे भी हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि ड्रोन और मिसाइल से अटैक हुआ ईरान के ऊपर, तो इजराइल अपने आप को वल्नरेबल महसूस कर रहा है। तो उनकी तीन डिमांड है इजराइल की बेसिकली। एक तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट और न्यूक्लियर ऑप्शन की ईरान, दूसरा है कि जो मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटी है उसको लिमिट किया जाए ईरान, तीसरा है रीजनल जो उनके नॉन स्टेट एक्टर हैं ईरान के सपोर्ट से काम करते हैं, उसको सपोर्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीजें अब स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और अब इजराइल मानने को तैयार नहीं है। माथुर सर, जरा ये भी मुझे और दर्शकों को समझाइए कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आया हूं और जो फैसला था ये मेरा फैसला था, इधर डील होने की बात हो रही है पर डील कई महीनों से चल रही है, हो नहीं पा रही है। इसका कारण क्या है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले पर सफाई देनी पड़ रही है? चित्रा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी भारी समस्या ये है कि कोई भी बात होती है कि जो कहा जाता है कि इस चीज से बचना चाहिए, वो बोलते पहले हैं और सोचते बाद में। ये हो सकता है कि एक कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो और वो किसी प्रकार का दबाव जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, पिछले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कई बार जलील किया है। जब आप डील की बात करते हैं तो डील बात करते समय आपको जो दूसरा पक्ष है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का दूसरा पक्ष हो, उसको बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता है और उसको आप पब्लिकली जलील नहीं कर सकते। तो ये मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहते कि ये युद्ध समाप्त हो। हालांकि आज सेनेट में जो वोटिंग हुई है और उसमें 214 के मुकाबले 208 मतों से उनका जो वो हार गए हैं वहां पर, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप हर बनती हुई बात को बिगाड़ने में महारत रखते हैं और यही बात वहां पर हो रही है। जब अब वो डील की बात करते हैं, किस डील की आप बात कर रहे हैं? 7 जगह आपने हमला कर दिया पिछले 24 घंटों में। उनके जो 3 सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड्स हैं उन पर आपने हमला कर दिया, उनके रेडार स्टेशंस पे आपने हमला कर दिया और उस हमले के जवाब में उन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स कुवैत में दाग दी, 12 मिसाइल्स उन्होंने बहरीन में दाग दी और अब वो सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं, सिविलियन एयरपोर्ट को वो टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने डिनाई किया कि हमने एयरपोर्ट पे हमला नहीं किया, लेकिन उनका हमला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल क्लियर बताती हैं सुचित्रा कि डील का कोई निकट भविष्य में कोई संभावना भी नहीं है। अब एक और स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया है कि अगर बेरूत पे हमला हुआ तो हम इजराइल पे हमला शुरू कर देंगे और इजराइल पे हमला होने का मतलब है दोबारा फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट का हो जाना। तो मुझे तो ये जो पूरा संघर्ष है एक अलग ही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माथुर सर, जब डील की बात हो रही थी तब भी इजराइल इसमें शामिल नहीं था और इस वजह से तो नहीं कि इजराइल बिल्कुल भड़का हुआ है और वो और चाहता है कि अमेरिका ये डील करना चाहता है लेकिन हम लेबनान पे किसी हाल में हमला नहीं रोकेंगे। तो मेरे को ये लग रहा है कि जो डील को डीले किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसकी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है कि इजराइल के ऊपर हमले ना हो ताकि इजराइल अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ करता रहे। अगर मान लीजिए पिछले 1 हफ्ते में इजराइल पर भी लगातार मिसाइलों की वर्षा हो रही होती ईरान की तरफ से, तो क्या वो जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहा है वो कर पाता? बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है कि ये जो ड्रामा चल रहा है इसका, और वो इसीलिए रोका हुआ है कि आप ईरान को दबा के रखो, ईरान को ये समझा के रखो कि भैया अभी लड़ाई मत करो, हम बातचीत कर रहे हैं, डील कर रहे हैं और इजराइल को खुली छूट दे दो कि वो जाकर के
अपना हिजबुल्लाह के खिलाफ जो करना चाहता है वो करे, ठीक और है। लेकिन अब उन्होंने ये भी कर दिया होगा कि भैया 2 दिन में कर लो या 3 दिन में खत्म कर लो, अन्यथा ये बात बिगड़ने वाली है। हाँ, तो ये ठीक मेरा है। मानना है। हाँ, ठीक है। सिंघल सर, जैसा माथुर सर बता रहे हैं कि अब जानबूझ के में भी ये डील को डिले किया जा रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा जो हो रहा है कि 2015 की जो उससे वो बेहतर डील करना चाहते, क्योंकि उन्होंने जो 2015 में जो डील हुई 5+1 के साथ, उसमें जो टर्म्स थी वो उनसे इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ओबामा ने इसको अमेरिका को जो है बहुत शॉर्ट चार्ट किया और ईरान को उन्होंने बहुत फायदा पहुंचा दिया। तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है, जब तक भी पढ़ा है, उनकी इंस्ट्रक्शन अपनी जो टीम है उसको ये है कि वो उनको उससे बेहतर डील चाहिए ताकि वो ये कह सकें कि मैंने इंप्रूव किया। ये बात अलग है कि जो नए नए इसमें जो पैंतरे आ गए हैं, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू आ गया है जो कि कभी कहीं आई नहीं, लेकिन उनकी जो कोशिश ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और जो इंस्ट्रक्शन है अपनी टीम को, ये है कि वो उससे पहले से बेहतर की डील करी जाए ताकि मैं कह सकूं कि मैंने जो हमला किया वो उचित था, क्योंकि मुझे ये बेहतर डील मिली। लेकिन ईरान इस वक्त उसको देने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई हमें जो है, आप उन्होंने तो $1.5 बिलियन दिए थे, आप कह रहे हैं वो $15 बिलियन हमारा जो अटका हुआ है वो दीजिए आप। प्रेसिडेंट ओबामा ने $1.5 बिलियन दिया था जो उनकी फ्रोजन असेट, उसको कहा था कि कंटेनर भर के पैसा दिया गया है ईरान को। तो और यहां अब जो है उनके पास ये कुछ बता रही है कि $15 बिलियन देने पड़ रहे हैं उनको, जो डिमांड है, तो वो उनको वहां मुश्किल आ रही है मेरे विचार से। और जो एंगल है इजराइल का, वो भी एक मुश्किल उनके लिए है, लेकिन मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कुछ भी कहें डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन अगर उनको प्रेशराइज किया जाएगा तो अल्टीमेटली हैज टू डू दैट। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, क्योंकि डील की चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है। अब देखना होगा कि आखिर ये डील कब जो है साइन होती है। खाड़ी में जो हाहाकार मचा हुआ है, आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, एक बार फिर माथुर सर से समझेंगे। माथुर सर, ये जो स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, डील डिले हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत में भी स्थिति अब बुरी हो रही है, आगे चलकर अगर ये युद्ध नहीं अब रुक रहा है, ये डील बार बार डिले हो रहा है, तो ऐसे में स्थिति तो और भयंकर हो जाएगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है, और ये जो परिस्थिति वहां बन रही है वो निश्चित रूप से इस विश्व को इस रिसेशन की तरफ थरथराती जा रही है धीरे धीरे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो 1929 से 1939 तक का जो ग्रेट डिप्रेशन जो इस विश्व ने झेला था, उसकी ओर भी हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये न केवल यहाँ, अब आप इस बात को भी देखिए कि जो इस गल्फ के युद्ध का जो प्रभाव है, उसका असर यूक्रेन की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यूक्रेन को यह लग रहा है कि इस गल्फ युद्ध की वजह से रूस को अपना तेल अधिक मात्रा में बेचने की का मिल गया, और रूस जो है वो इकोनॉमिकली बढ़ता चला जा रहा है। तो अब वहां भी यूक्रेन ने चुन चुन करके एनर्जी के सोर्सेस पे, रिफाइनरीज पे, ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमले करने शुरू कर दिए। तो अगर वहां भी इस प्रकार का जबरदस्त नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो वो ये जो एफर्ट जो ऑयल एंड गैस जो एनर्जी की कमी हॉर्मुज़ की वजह से हो रही है, उसको कंपाउंड करेगी। और एक और इन्होंने इशू कर दिया वार्निंग कि अगर आप नहीं समझे या हमारे ऊपर लगातार दबाव बढ़ाते चले गए तो हम बाबल मंदिर बंद करवा देंगे। 2024 में वो कर चुके हैं गाजा के बाद, तो उनको पता है कि उनकी क्षमता के अंदर है। और अगर वो हूती को एक्टिवेट करके, शायद मुझे लग रहा है कि हूती फिजिकली इसमें अभी तक क्यों नहीं घुसा है, वो इसीलिए नहीं घुसा है कि ईरान ने हूती को रोक के रखा है कि अगर बाबर मंदिर को बंद करने की नौबत आएगी तो आप वहां पर अपना काम करेंगे। तो ये मेरा मानना है कि ओवरऑल सिचुएशन जो एनर्जी फ्लो की है वो बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। उसके अलावा हम लगातार सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी के अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, कमोडिटीज हैं जिनको कि वहां पर जिनको कि आप निकाल नहीं पा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, और कई चीजें हैं, हीलियम है, तमाम चीजें। वेस्ट एशिया से उदाहरण मैंने कल दिया था, उसको रिपीट करता हूं कि चीन का जो वेस्ट एशिया के साथ जो बिजनेस है वो $400 बिलियन, 400 के आसपास बिलियन डॉलर का है। उसमें से तेल सिर्फ
$30 मिलियन है, बाकी 370 $350 बिलियन वो अन्य कमोडिटीज में हैंडल करता है, उन सबके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जो दोनों युद्ध हैं अब थोड़ा सा कंबाइंड इफेक्ट भी होता चला जा रहा है, और ये विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। और भारत जैसे देश जो कि अपनी आवश्यकता का बल्क जो है वो बाहर से लेते हैं, खास करके एनर्जी आवश्यकता का या फर्टिलाइजर की आवश्यकता का, उनको बहुत ज्यादा इससे नुकसान होने वाला है। और आप ये दूरगामी इसका क्या परिणाम होगा, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने फर्टिलाइजर्स के यूज पे और ऊर्जा में जो है उन्होंने कहा था कि कम इसका आप यूज कीजिए ताकि हम इसको थोड़ा ज्यादा दिन तक संरक्षित कर सके। सिंघल साहब, आपसे एक मेरा ये सवाल रहने वाला है, क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि विपक्ष हमारे देश का बार बार ये कहता है कि इसमें सरकार की नाकामी है, ट्रंप के सामने सरेंडर किया गया, इस वजह से ये स्थिति भारत में पैदा हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या सरकार का इस पूरे युद्ध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या लेना देना है जिस वजह से ये महंगाई बढ़ रही है? देखिए, जहां तक जो पक्ष का सवाल, विपक्ष का काम है कि वो अपोज करें, और जहां तक ये कहना कि भारत सरकार की ये नाकामयाबी है उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, मेरे ख्याल से वो थोड़ी सत्यता से काफी परे है। क्योंकि भारत एक बहुत कम देशों में, उन देशों में से है जहां पर आप कभी किसी भी चीज की इस वक्त आपको कमी नजर नहीं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, कुकिंग गैस हो या एविएशन फ्यूल, ये सब हमारे यहाँ अवेलेबल, और कीमतें भी उतनी तेजी से हमारे यहाँ नहीं बढ़ाई गई हैं जितनी और देशों में बढ़ी है। यूएसए, अमेरिका की आप अगर बात करें, वहां $5 पर गैलन हो गया है रेट, जो कि 2-2.5 गैलन था, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और यूरोप में तो जो आपका ये टर्बाइन एविएशन फ्यूल है वो अवेलेबल ही नहीं, उसकी वहां शॉर्टेज आ रही है। और अगर हम भारत के आसपास के देशों की हालत देखें तो अगर भारत उनकी ना मदद करे तो वहां तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, बिल्कुल लाइनें लग गई थी, अवेलेबल ही नहीं था, उन्होंने घर बंद कर दिया था, ऑफिस बंद हो गए थे, सारा कुछ हो गया था। तो भारत में केवल भारत सरकार इसमें सक्षम रही है कि जिसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि भारत में किसी एनर्जी, किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं होने दी गई है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। और जिस तरह से हमने अपने डाइवर्सिफाई किया है अपने रिसोर्स, जहां से हम ले रहे हैं, जैसे वेनेजुएला के ये राष्ट्रपति, उनकी एक्टिंग प्रेसिडेंट आजकल भारत का दौरा भी कर रही है, कि हमने वेनेजुएला को पिछले 3 महीने के अंदर नंबर 3 पर हम ले आए हैं। तो 4 लाख बैरल पर डे हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से डेली। मतलब समाप्त करके सिंघल सर ये कह सकते हैं कि चीजें जितनी बुरी तरीके से विपक्ष द्वारा देश में प्रेजेंट की जा रही है, क्योंकि जो स्थिति है ना उससे विपक्ष को या राजनीति को हम अलग नहीं रख सकते, इस वजह से ये जानना जरूरी था, क्योंकि जो दर्शक है वो लगातार ये भी सुन रहे हैं कि विपक्ष क्या रवैया अपना रहा है, और उसके बाद ये स्थिति कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम महंगे हो रहे, एलपीजी महंगी हो रही है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, वो कैसे काम कर रही है। आप दोनों का, माथुर सर आपका भी और सिंघल सर आपका भी, आप हमसे जुड़े और अपना कीमती समय दिया, आपने अपने अनुभव से बताया कि आज जो स्थिति है मिडिल ईस्ट में, आज जो स्थिति है पश्चिम एशिया में, इससे आगे चलकर क्या होगा, जल्दी डील हो जाए, इसमें सभी का अच्छा होने वाला है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।